ठीक है, मोटामोटी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो लास्ट दिन हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कंप्लीट कर दिए थे। इसके बाद हेलो, হ্যাঁ হ্যাঁ অনলাইন করেছে তো, ওর ফর্মটা তো পাঠিয়েছে। হুম, হ্যাঁ ওর সাথেই ওটা অ্যাটাচ করে দিতে বল, মানে ফোল্ডার। হোয়াটসঅ্যাপে না, ফর্মগুলো তো আমরা নেবো। ঠিক আছে, সফট কপি হোক হার্ড কপি হোক যাই হোক, তো ওই চালানটাও যেন ওর ফর্মের সাথেই থাকে ফোল্ডারে, নাহলে বুঝতে পারলে কিনা। হুম, ठीक है। तो गॉस थ्योरम लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। बताए थे कि फ्लक्स क्या है, कि कितना लाइन ऑफ फोर्स कोई भी क्लोज सरफेस में लिंक्ड होगा, वही तुम्हारा डिनोट करता है क्या उस फील्ड में फ्लक्स कितना है। ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी क्या है, एरिया में जितना फ्लक्स ज्यादा होगा फ्लक्स डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। मतलब कोई भी सरफेस के थ्रू number of electric line of force, that means electric flux per unit area is known as electric flux density, है ना। so D equal to basically क्या हुआ था, phi by A। ओके, सो लास्ट दिन दो एक्सप्रेशन जस्ट लिखेंगे, याद करो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स, ठीक है, और क्या हुआ था, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग किससे डिनोट किए थे, हम लोग बेसिकली इसको फाई से डिनोट किए थे। एंड फाई का वैल्यू क्या हुआ था, फॉर एनी आइसोलेटेड चार्ज इट इज इक्वल टू क्यू कूलम्ब, है ना, क्यू हुआ था। एंड फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, दिस इज डी। डी इक्वल टू बेसिकली फाई बाई ए हुआ था, फ्लक्स पर एरिया, यूनिट एरिया। ठीक है, तो फाई इक्वल टू अगेन क्या है, क्यू, सो क्यू बाई ए। सो डी इक्वल टू क्यू बाई ए हम लोग ऑलरेडी सीखे हैं क्या, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर एरिया। ओके, हेलो, তোমাদের কে নিচ্ছে ফর্ম? ও ইলেকট্রিক্যালে, আচ্ছা, তাহলে ইলেকট্রিক্যালের ডিপার্টমেন্টে দেখো, তো মেল আইডি আছে একটা, EEHOD কি একটা করে আছে। হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা তুমি আমাকে পাঠিয়ে দাও, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ দুটোই পাঠিয়ে দাও। ঠিক আছে, ঠিক আছে। एक मिनट, हाँ, बेसिकली D इक्वल टू क्या होता है, Q बाई A। Again we know that there is an important relation that D equal to epsilon E। ठीक है, where E is the electric field intensity and epsilon is called the permittivity of the medium। ठीक है, permittivity of the medium। so basically epsilon equal to हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, प्रूफ किए थे ना लास्ट दिन, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सो डी के जगह डी इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन ई जो था उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू, है ना। तो ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिए। तो आज जो पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम, वहाँ पे हम लोग को ए वाला फॉर्मूला एंड ए वाला फॉर्मूला हम लोग को उसमें अप्लाई करना है। ठीक है, हेलो सर, हाँ एक डाउट था बोलो। सर। अभी जो आप यहाँ पे लिखे ना एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये क्लास में कराए थे, और जो आप नोट्स दिए हैं उसमें लिखे हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ डैश बाय एफ, तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा था सर। एप्सिलॉन आर तो कूलम्ब्स फॉर्मूला से हम लोग लिखे थे, दिस इज इक्वल टू
एफ एम कोई भी मीडियम में फोर्स बाई एफ नॉट, यस सर। यही लिखे थे तो कूलम्स फार्मूला में। तो कूलम्स लॉ से यस सर। एप्सिलॉन आर कूलम्स लॉ से हम लोग एस्टेब्लिश किए थे कि उसका वो रिलेटेड है फोर्स से। जब कोई फोर्स किसके बीच में, जब दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगता है इन एनी मीडियम, एंड सेम चार्ज को अगर हम एयर और वैक्यूम में प्लेस करेंगे, देन उस टाइम जितना फोर्स अप्लाई होगा दिस फोर्स इज एफ नॉट, एंड दोनों का रेशियो लेंगे दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। सो अनदर मैटर है, बट वही रिलेटिव परमिटिविटी अगेन इन्वॉल्व है किसमें, एप्सिलॉन परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, दिस इज अनदर फॉर्म, दिस वन इज अनदर फॉर्म। ओके, दिस वन इज अनदर फॉर्म। उसमें घबराने का कोई जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी हम फोर्स के अकॉर्डिंग भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी हम बेसिकली यहाँ पे देखो, अगर इस फॉर्मूला से यहाँ पे देखो जहाँ पे हम एम लिखे हैं एप्सिलॉन एम, बेसिकली एफ एम जहाँ लिखे हैं, तो इसको भी हमको एप्सिलॉन एम लिख सकते हैं। एप्सिलॉन क्या है, कोई भी मीडियम का परमिटिविटी। सो बेसिकली एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो है। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ एम बाई एफ नॉट, यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। बट बेसिकली एप्सिलॉन एम कोई भी जनरल मीडियम के लिए, सो हम लोग एप्सिलॉन एम नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? सो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू, ठीक है। सो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग गॉसेस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। तो जब गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे देन तुमको दो चीज क्लियर रखना है, दो डाउट क्लियर रखना है। क्या, वन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड अनदर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज enclosed within any surface area, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज द टोटल चार्ज enclosed in the surface area per in total charge enclosed per unit area of the surface। सपोज सरफेस एरिया, कोई भी हम सरफेस लिया, उस सरफेस का टोटल एरिया क्या है, ए, ठीक है। एंड इसमें से टोटल चार्ज क्या है, क्यू। सो क्यू को बोलेंगे हम लोग फ्लक्स, ठीक है, और क्यू बाई ए को बोलेंगे क्या, फ्लक्स डेंसिटी। ये दोनों हम लोग एकदम दिमाग पे रखो, अदरवाइज गॉस थ्योरम जब हम लोग पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हेडिंग इज गॉसेस थ्योरम। ओके, तो गॉस ऐसा एक साइंटिस्ट है जो डिस्क्राइब किए हैं द रिलेशन बिटवीन द टोटल फ्लक्स, कोई भी सरफेस में जो एनक्लोज्ड होगा टोटल फ्लक्स, एंड द टोटल चार्ज दैट एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट किए थे, फाई, एंड चार्ज को किससे, क्यू, ठीक है। तो फाई एंड क्यू के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है कौन, गॉसेस थ्योरम, ठीक है। सो व्हिच इंडिकेट, गॉसेस थ्योरम इंडिकेट्स व्हाट, तो तुम्हारा आंसर होगा दिस थ्योरम गिव्स द रिलेशन बिटवीन द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज enclosed within the closed surface। कोई भी क्लोज सरफेस तुम लोग, कोई भी शेप का, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, कोई भी आर्बिट्ररी शेप हो सकता है, ठीक है। सपोज इस सरफेस में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, एंड एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट द चार्जेस विल आल्सो डिफरेंट। राइट, यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3, यहाँ पे है Q4, यहाँ पे है Qn। सपोज n नंबर ऑफ चार्जेस है और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी अवेलेबल है इस सरफेस में, और ईच पार्टिकल का चार्ज डिफरेंट डिफरेंट है। Q1 से शुरू करके कहाँ तक है, Qn तक। समझ में आया? सो टोटल फ्लक्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल फ्लक्स फाई ई, इफ फाई ई इज द टोटल फ्लक्स देन फाई ई इक्वल टू बेसिकली फाई 1, है ना,
प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस प्लस डॉट डॉट करके क्या होगा फाई n, समझ में आया, फाई n, ठीक है। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स वेयर फाई 1 इज द फ्लक्स फॉर q1, फाई 2 इज द फ्लक्स फॉर q2, फाई 3 इज द फ्लक्स फॉर q3 एंड फाई n इज द फ्लक्स फॉर qn चार्ज, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉस क्या बताया, द रिलेशन बिटवीन फाई एंड q, that is the total flux and the total charge enclosed within the surface, यही बताया। बट वो एक स्टेटमेंट बताया, स्टेटमेंट में क्या बताया, that for any closed surface the total flux passing through that closed surface is equal to 1 by epsilon naught times to the charge enclosed within the surface, ठीक है। सपोज टोटल चार्ज हम जो सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इसमें टोटल चार्ज क्या है, q कूलम, टोटल चार्ज क्या है, q कूलम, ठीक है। सो q कूलम एंड इस सरफेस में फ्लक्स कितना है, फाई। सो अकॉर्डिंग टू गॉस फाई इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स, मतलब 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स मींस मल्टीप्लिकेशन into the total charge within the surface, so q, according to Gauss's law phi equal to क्या है, q by epsilon naught, phi equal to क्या है, q by epsilon naught, so this formula indicates the Gauss's formula, okay। हमेशा याद रखो, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, the total flux enclosed within the closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times to the charge within the surface, okay। तो बताओ फाई 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, q1 by epsilon नॉट लिख सकते हैं, फाई 2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, q2 by epsilon नॉट लिख सकते हैं, फाई 3 के जगह पे q3 by epsilon नॉट लिख सकते हैं, फाई n की जगह पे qn by epsilon नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। सो फाई 1 इक्वल टू q1 by epsilon नॉट, फाई 2 equal to q2 by epsilon naught, okay। Phi 3 equal to q3 by epsilon naught, and dotted करके phi n qn by epsilon, ठीक है। तो यहाँ पे 1 by epsilon naught कॉमन हो जाएगा, 1 by epsilon naught, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, q1 plus q2 plus q3, okay, q3 plus dotted करके क्या होगा, qn, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं, वेयर कैपिटल Q इक्वल टू क्या है, दिस मच, Q1 प्लस Q2 प्लस Q1, ठीक है। So this is the formula of Gauss, that is phi equal to Q by epsilon naught, where Q is the total charge enclosed within the surface, ठीक है, and epsilon naught is the absolute permittivity for any free space or any vacuum, समझ में आया, ठीक है। So Gauss सर theorem ये का जो फ्लक्स है वो टोटल सरफेस के लिए है ना, जितना फ्लक्स टोटल सरफेस में है, फ्लक्स विथ इन द क्लोज सरफेस, ठीक है। हम जितना भी शेप का सरफेस, सॉरी, जितना भी शेप का सरफेस ड्रॉ करेंगे उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, सपोज ये सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है, दैट इज Q, एंड इसके अंदर कितना लाइन ऑफ फोर्स एनक्लोज्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। तो फाई एंड Q के बीच में रिलेशनशिप है, दैट इज फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन, समझ में आया, Q बाई एप्सिलॉन, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या,
फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग एस्टेब्लिश किए हैं, फाई इक्वल टू क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट ds, याद है, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट ds। देन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट एक्सप्रेशन रहने दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं अगेन फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन को कैसे दिए थे, ऐसे, अरे सरफेस इंटीग्रेशन कैसे दिए थे, ई डॉट ds, ई डॉट ds बेसिकली दीज आर वेक्टर, सो ई ds cos थीटा हुआ था ना, ई ds cos थीटा, where theta is the angle between e and ds। cos थीटा भी लिख सकते हो, नहीं तो हम वेक्टर सिंबल दे रहे हैं। अगेन हम लोग क्या जानते हैं, d एंड e के बीच में रिलेशनशिप क्या है, d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू e। ओके, सो e के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, e इक्वल टू dy एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r लिख सकते हैं। सो e के जगह पे यहाँ पे d लिख दो, ठीक है। सो देखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू q by epsilon naught, again phi equal to surface integration e dot ds, so we can write surface integration e dot ds equal to q by epsilon naught लिख सकते हैं। अच्छा, e के जगह पे तुम क्या लिखोगे, d by epsilon naught epsilon r, so surface integration e के जगह पे लिखो d by epsilon naught epsilon r। मार्क क्यों कर रहे हो, 20 ME-083 मार्क क्यों कर रहे हो, 20 ME-083 कौन है, वेट उसको दिखाते हैं, आशीष मुंडिया, मार्क क्यों कर रहे हो तुम, अनम्यूट करो, आशीष मुंडिया अनम्यूट करो। इसका नाम नोट करके रखो तो कोई, कर लिया है सर। ठीक। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। क्लास के बाद अटेंडेंस जो भेजोगे उसका आशीष मुंडिया 19 हम लिखते हैं, 20 ME-083 मुंडिया। एक मिनट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ई के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ई इक्वल टू डी बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, इनटू ds, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट, बोथ साइड एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड इफ वी टेक दैट द मीडियम इज एयर, देन इन दैट केस एप्सिलॉन r इक्वल टू क्या होगा 1, अदरवाइज फॉर अदर मीडियम एप्सिलॉन r नॉट इक्वल टू 1, सो एप्सिलॉन r यहाँ पे रखना है। तो अगर एप्सिलॉन r 1 हो जाएगा देन हम लोग लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन d डॉट ds इक्वल टू q, ठीक है, d डॉट ds इक्वल टू q। सो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम, ठीक है, दैट सरफेस इंटीग्रेशन e डॉट ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। और इसका अनदर फॉर्म हम लोग क्या लिखे हैं, सरफेस इंटीग्रेशन d डॉट ds इक्वल टू q। ओके, तो दोनों फॉर्मूला तुम लोग याद रखो, स्टेप बाय स्टेप याद करते जाओ, मतलब हम जो बोल रहे हैं कोई जल्दी नहीं है, तुम लोग कॉपी में लिखते जाओ,
देखो कैसा कैसे एक स्टेप से दूसरा स्टेप आया है पता चलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो बेसिकली फाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं, फ्लक्स इक्वल टू क्या है, ई डी एस कॉस थीटा। लास्ट दिन पढ़े थे ना, थीटा के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कैलकुलेट किए थे। जब पैरेलल हुआ था थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब परपेंडिकुलर हुआ हेलो था। सर, हाँ, यहाँ पे एप्सिलॉन आर कहाँ गया सर? एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 हम क्या लिए, फॉर एयर मीडियम बोल दिया ना, फॉर यस सर, यस सर। एयर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1। अगर एयर मीडियम नहीं है देन तुम एप्सिलॉन आर यहाँ पे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा क्या, स्टेट एंड डिराइव गॉसेस थ्योरम, ठीक है। देन तुमको बोलना है क्या, आवाज कट रहा है तुम्हारा, बोलो, ठीक है। नेटवर्क जोन पे आओ, कुछ आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा लास्ट में हम सुनेंगे। इसके बाद गॉसेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट हम दिया, दैट इज गॉसेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट दिया, दैट इज फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हमको प्रूव करना है, इस फॉर्मूला को हमको प्रूव करना है। सो क्वेश्चन क्या आता है, प्रूफ ये गॉसेस थ्योरम, ठीक है। कैसे प्रूव करना है, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली एक क्लोज सरफेस हम लोग को ड्रॉ करना है। कौन कौन मार्क कर रहा है फिर से, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करो, कोई भी सरफेस, सब कुछ, दिस इज द सरफेस, क्लोज सरफेस, ओके। तो यहाँ पे लेट ए पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू कूलम्ब इज ऑन द सरफेस, यहाँ पे है क्यू कूलम्ब चार्ज, ठीक है। क्यू कूलम्ब चार्ज यहाँ पे है, लेट ए पॉइंट चार्ज क्यू कूलम्ब इज ऑन द सरफेस, ठीक है। एंड लेट ds इज द एलिमेंटरी एरिया ऑन द सरफेस, ds क्या है, एलिमेंटरी एरिया ऑन द सरफेस, ओके। तो मान लो तुम Q पॉइंट पे है और तुमको एक क्लोज्ड रूम के अंदर तुमको प्लेस्ड कर दिया, और रूम में देख रहे ऊपर रूप में ऐसा एक पोर्शन, मतलब सिलिंड्रिकल टाइप का, ऐसे सोचो तुम यहाँ पर है, ठीक है। और रूम जो है इस टाइप का, मतलब रूम का इतना पोर्शन क्या किया है, होल्ड किया है। तुम बाहर कितना एरिया मैक्सिमम देख सकते हो, कितना एरिया तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस मच एरिया, ठीक है। तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर एंगल क्रिएट हुआ, उस पर्टिकुलर एंगल पे तुम एरिया को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो उस एंगल का नाम क्या है, दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल, क्या है, सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको याद रखोगे, द सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय डी डब्ल्यू, ठीक है। सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय डी डब्ल्यू। इफ दिस सरफेस एरिया will be ds and r be the radius, then there is a formula that dw equal to ds by 4 pi r square, ds by 4 pi r square, ठीक है। इसको याद रखोगे। अच्छा ds नहीं, ds cos theta by 4 pi r square, ओके, ds cos theta by 4 pi r square। एक्चुअली ये इक्वेशन, ये रिलेशन को हम लोग को प्रूव करना है, बट हम लोग प्रूव अगर करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम डायरेक्ट सॉलिड एंगल का एक्सप्रेशन लिख देंगे कि डी डब्ल्यू इक्वल टू डी एस कॉस थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अच्छा इधर जो है सरफेस को हम थोड़ा ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। सपोज हम स्फेरिकल सरफेस ही ड्रॉ करो,
कोई इशू नहीं है, क्या कोई भी आर्बिट्ररी लेना है, हम स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। एंड उसका सेंटर पे क्या है, सेंटर पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। एंड एट ए डिस्टेंस आर ऑन द सरफेस वी हैव टू कंसीडर एन एलिमेंटरी एरिया दैट इज डीएस, दैट इज डीएस। सो बताओ, ये जो एलिमेंटरी एरिया डीएस लिया है, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? हम लोग जानते हैं कोई भी एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल तरफ होगा। सो आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे। एंड the distance from center to the surface, this is equal to कितना, this is equal to हम बोले हैं r, that is the radius of the sphere, radius of the sphere. And electric field also directed same as the direction of surface area, ठीक है, as the direction of क्या है, surface area, that is E. Okay, so basically E and DS दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। सो देखो ई डी एस का डायरेक्शन अगर सेम होगा, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस? द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज इक्वल टू 0 डिग्री सर। 0 डिग्री, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स दैट इज फाई ई इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, फॉर्मूला है ई डॉट डी एस, एक तो फॉर्मूला है। तो ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉस थीटा। सो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 इक्वल टू कितना है, कॉस 0 इक्वल टू 1 है, हम लोग जानते हैं। सो क्या होगा, ओनली ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस, इतना ही वैल्यू होगा, ठीक है। अगर हम 0 भी नहीं मानेंगे, अगर हम बोल रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पैरेलल नहीं है, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे है, मतलब सरफेस के साथ, उस टाइम क्या रखना है, उस टाइम ऑब्वियसली cos थीटा तुमको रखना है, और उस टाइम क्या रखना है, cos थीटा रखना है। सपोज हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है, देन E एंड DS के बीच में कुछ एंगल है, दैट इज ई डी एस cos थीटा, ठीक है। सो बताओ यहाँ पे फाई का वैल्यू हो गया ई डी एस cos थीटा, तब हम अलोंग थीटा डायरेक्शन, ओके, मतलब दिस एंगल इज, तब क्या होगा, दिस एंगल इज थीटा, देन अलोंग थीटा डायरेक्शन द कंपोनेंट ऑफ फाई इक्वल टू फाई cos थीटा हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ फाई मींस कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स, फाई क्या है, फ्लक्स। सो फ्लक्स का वैल्यू अलोंग थीटा क्या होगा, cos थीटा कंपोनेंट। सो देयरफॉर डी फाई इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी फाई ई, और फाई ओनली फाई, इसको डी फाई लिख सकते हो, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो ई का वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पॉइंट चार्ज क्या लिया है, क्यू कूलम, डिस्टेंस कितना है आर, सो ई का वैल्यू है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, है ना। इफ वी कंसीडर दैट मीडियम इज एयर, देन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर इनटू डी एस कॉस थीटा, इनटू डी एस कॉस थीटा होगा। ds cos थीटा तो है ही, तो इसको cos थीटा से रख दो। तो देखो d फाई, तो यहाँ पे देखो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, जो टर्म को हम मार्क कर रहे हैं ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू d ओमेगा, d ओमेगा इज नोन एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मींस यहाँ पे जो क्यू ओ पॉइंट है, वो पॉइंट जहाँ पे चार्ज है, वो पॉइंट से कोई भी ऑब्जर्वर वो कितना एरिया को सबटेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम दिस एरिया को सबटेंड कर सकते हैं, उसके बाहर कुछ एरिया को सबटेंड नहीं कर सकते। सो ओ पॉइंट इज कॉल्ड एपेक्स पॉइंट, ठीक है। सो एपेक्स पॉइंट से वो मैक्सिमम जितना एंगल क्रिएट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, एंड दैट्स वैल्यू इज ds cos थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे डी फाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पे डी फाई इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू इंटू डी डब्ल्यू, ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर के जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे 4 पाई भी है, सॉरी, मतलब इस पोर्शन, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर बाई ds cos थीटा, है ना।
So this is equal to dw. This is equal to dw. So dw equal to लिखो q dw डिवाइड बाई नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पे कुछ गलती कर रहा है, डी, अच्छा सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है वो है तुम्हारा डी एस कॉस थीटा बाई 4 पाई, नहीं होगा यहाँ पे, ओनली क्या होगा, ओनली होगा आर स्क्वायर, ठीक है, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या रहेगा, एक 4 पाई टर्म रहेगा, एक 4 पाई टर्म रह जाएगा। सो क्यू डी डब्ल्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म तो रहेगा या नहीं रहेगा। तब फाई इक्वल टू क्या होगा, डी फाई से फाई अगर कैलकुलेट करोगे देन इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू डी डब्ल्यू, ठीक है। सो देखो क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर लेके आओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, बाहर लेके आओ। तो बेसिकली किसको इंटीग्रेट करना है, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना है। सो डी डब्ल्यू इंटीग्रेट अगर करना है, सो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो दिस वैल्यू गिव्स डब्ल्यू। सो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज द सॉलिड एंगल, दिस इज इक्वल टू 4 पाई, हाउ मच एंगल इट विल बी सबटेंडेड, द 4 पाई एंगल इट विल बी सबटेंडेड। बेसिकली इसको प्रूव करना है बट हम लोग प्रूव अभी नहीं कर रहे हैं, जस्ट वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। सो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, ठीक है। सो 4 पाई यहाँ पे कैंसिल होगा, तो क्या बचा है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्या हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो है गॉसेस फार्मूला का, गॉसेस थ्योरम का फार्मूला, दैट टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon 0 times to the charge enclosed within the surface, phi equal to q by epsilon। तो प्रूफ ऑफ गॉस सर थ्योरम 4 क्वेश्चन, पाई कैसे आया सर, एक बार बताइएगा। 4 पाई एक्चुअली देखो, मतलब हम बोल रहे हैं 4 पाई इज द टोटल, अच्छा एक मिनट होल्ड करो, हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहा हूँ, तुमको कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है 10 मिनट बाद। 4 पाई अभी कैसे आया, तो बेसिकली देखो हम क्या बोले हैं, हम बोले हैं सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, सरफेस, दिस इज द एलिमेंट्री सरफेस, ये सरफेस कहाँ पर है, ऑन एनी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस, ठीक है, सरफेस के ऊपर फिर एक एलिमेंट क्या है, डीएस, है ना। तो डीएस एलिमेंट के थ्रू यहाँ पे जो क्यू चार्ज है, वो क्यू चार्ज कितना एंगल बनाया, तो उस एपेक्स पॉइंट से इस एज को ऐड करना है एंड इस एज को भी ऐड करना है। तो बीच में जितना एंगल क्रिएट होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू कितना, 4 into 5, and this angle equal to known as solid angle। So there is a formula that how much angle subtended in a solid angle, so तुमको लिखना है कि 4 pi angle is subtended in the solid angle, and the value of W is equal to basically ds cos theta by r square, ठीक है। So this is theta, this angle is कितना, theta, so ds cos theta by r square, and r क्या है, r is the distance from this apex point O to the surface, ठीक है, to the surface। तो इसलिए हम लोग W के जगह पे क्या लिख दिया, dw का इंटीग्रेशन क्या है, W, and W इक्वल टू 4 पाई कैंसिल हुआ, so q by epsilon, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या हो गया, फाई इक्वल टू q by epsilon। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम, समझ में आया, बताओ, लेकिन हम रिपीट करते हैं। हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। हम डी फाई क्यों लिखे हैं, देखो यहाँ पे हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओनली एक एलिमेंट लिया है, उस एलिमेंट के लिए एरिया कितना लिया है, ds, है ना, इसलिए हम लिखे कि ds के सर हेलो सर, हाँ
हाँ सर, ये जो सर पिक्चर बना है, एक बार पिक्चर समझाइए ना सर। वही तो समझा रहा है, सुनो। तो देखो एलिमेंट के ऊपर हम कितना एलिमेंट्री सरफेस लिया, डीएस। उस एलिमेंट्री सरफेस का वैल्यू कितना है, डीएस। सो उसके थ्रू कितना फ्लक्स एंटर करेगा और कितना फ्लक्स पास करेगा, सो दैट इज नॉट फाई ई, दैट इज डी फाई। समझ में आया? इसलिए हम लोग लिखे हैं क्या, डी फाई। डी फाई इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ टोटल फ्लक्स। ठीक है। सो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, सो ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है। सो डी फाई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, एंड we know that ds cos theta by 4 r square it is equal to dw, and dw equal to basically 4 pi 4 pi cancel। ठीक है, कुछ नहीं। ऐसे एक आर्बिट्ररी सरफेस हम स्फीयर छोड़ दिया, स्फीयर छोड़ के हम कोई भी आर्बिट्ररी सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। चलो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे क्या है, पॉइंट चार्ज है क्यू। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है तुम्हारा यहाँ पे एक पॉइंट है सबसे पहले, यहाँ पे एक पॉइंट है पी पॉइंट, एंड पी पॉइंट पे एक चार्ज है, दिस चार्ज इज क्यू कूलम, दिस चार्ज इज क्यू कूलम। सो बताओ इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ एक्ट होगा, along the tangent। हम लोग जानते हैं along the tangent always electric field act, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। एंड यहाँ पे अगर एक एलिमेंट्री सरफेस ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट्री सरफेस ड्रॉ करेंगे, सो दिस एलिमेंट्री सरफेस इस एपेक्स पॉइंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, दिस मच एंगल, लाइक ए कोन, दिस मच एंगल। सपोज हम बोल रहे हैं तुमको यहाँ पे बैठा दिया, तुमको यहाँ पे क्या किया, बैठा दिया, और यहाँ पे एक सरफेस के अंदर, बाकी जो है क्लोज सरफेस, तुम बाहर कुछ नहीं देख पा रहे हो, कुछ नहीं देख पा रहे हो। हाँ रीजन रीजन करो और अटेंडेंस ले लो कोई। ठीक है। तो तुमको यहाँ पे बैठा दिया, तो तुम कितना एंगल मैक्सिमम देख सकते हो, कितना। सो दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल, एंड इसका वैल्यू क्या है, 4 पाई। ठीक है, 4 पाई भी इसका वैल्यू है। और यहाँ पे ds का डायरेक्शन किस तरफ, अलोंग दिस नॉर्मल। सो ds एंड e के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल। ठीक है। सो अलोंग थीटा कंपोनेंट क्या है, ds cos थीटा, कंपोनेंट क्या है, ds cos थीटा। तो इसलिए हम लोग कैलकुलेट किए हैं e ds cos थीटा, सो दैट इज इक्वल टू d phi e, d phi इक्वल टू e ds cos थीटा। समझ में आ जाए?